खादराइन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने ज़रूर निशानदही कर दी है, लेकिन प्लान क्या है, माशी प्लान? ये तो पहले भी आप लोग कहते थे तैयारी हमारी मुकम्मल है, फिर जब आप लोग गवर्नमेंट में आए तो आपने कहा हमें पता ही नहीं था इतना सख्त खतरा है। सो अब फिर आपने इसी किस्म का एक सेमिनार पहले भी हुआ था 100 डेज का, आपको याद होगा। तो हम कैसे समझें कि इस दफ़ा पक्की पक्की तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पक्की पक्की तैयारी पिछली दफ़ा भी थी हमने हमारी। अगर आप देखें तो हमारे चेयरमैन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जब हमें बताया गया कैबिनेट को कि जी 6% ग्रोथ रेट हुई है, तो कैबिनेट खुद महसूस नहीं कर रही थी कि 6% हम कर चुके हैं, कि इतना बड़ा प्रोपेगेंडा मीडिया पे हो रहा था कि शायद हम कोई गलत सिमत पे जा रहे हैं। हमने फाइनेंस मिनिस्टर्स तो आप लोग खुद ही चेंज कर रहे थे, हम तो प्रोपेगेट नहीं कर रहे थे कि बदलें नहीं, तो वो उनको। बेहतरी की तरफ जा रहे थे। देखें, पाकिस्तान में जो कोविड था ना जी, सबसे दुनिया में सबसे बड़ी जो कैटास्ट्रफी आई थी वो कोविड बहुत था। अच्छा आपने हल किया, अच्छा, लेकिन हमने दुनिया में फाइनेंस 5 मिनिस्टर को तो बार बार तब्दील करने पे ये नहीं कह सकते कि बेहतरी के लिए किया। जाहिर है उनकी कारकर्दगी में मसला था तो आप तब्दील करते थे बार बार। ये देखिए, पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क है, ठीक है जी। पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क है, पाकिस्तान ने मुश्किल फैसले करने हैं, हमने मुश्किल फैसले किए। कोविड के दरमियान भी किए, कोविड से पहले भी है, कोविड के बाद किए। दैट इज़ द रीज़न कि उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ। अभी इशू ये है कि जब रिजल्ट आना शुरू हो गया तो डायरेक्शन तो हमें आइडेंटिफाई कर लिए कि क्या करना है, कहाँ पे, कैसे और किस तरह करना है, ताकि वो रिजल्ट दोबारा बेहतर आ सकें। अभी जितना देर लगेगी उतना मुश्किल काम होगा। इस वक्त सूरत हाल जो हमें फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान फेस कर रहा है, मेरा ख्याल है इससे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की तारीख बट में। दो बातें की हैं खान साहब ने जो हमें सोल्यूशन के तौर पे नजर आ रहा है। डिफॉल्ट से बचाना है तो इलेक्शन कराएं, या फिर हम और आईएमएफ में जाएं। सो आईएमएफ में तो ये गवर्नमेंट भी जा रही है, आपका डिफरेंट माशी प्लान क्या है? देखिए, एक तो उन्होंने बताया है कि किसी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। इस गवर्नमेंट को जो स्ट्रगल आईएमएफ के पास जा भी रहे हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? दो इश्यूज हैं इनके पास। एक इशू ये है कि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी नहीं है, और दूसरा इनकी गवर्नमेंट की लिजिटिमेसी नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है इंटरनेशनली भी मालूम है, जिसके लिए इनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। जहाँ पे ये जा रहे हैं वहाँ से इनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, जहाँ जहाँ जा रहे हैं कोई हेल्प नहीं कर रहा। आपका पहला मसला है कि उन्होंने कनेक्ट किया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ। जब एक लिजिट गवर्नमेंट आ जाएगी, जो पॉपुलर गवर्नमेंट होगी, वो डिसीजंस कर सकेगी। दूसरा उन्होंने ये बताया कि इस वक्त क्योंकि नेचुरली इंटरनेशनल, हम लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो हमें सजेस्ट किया गया था कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो आपको पैसे दे देंगे, सो यू डोंट हैव टू गो टू आईएमएफ। तो हमारा जो ड्रैग किया टाइम वो इसलिए था कि हमें बाद में फिर कहा गया कि आईएमएफ की एंडोर्समेंट ज़रूरी है। कौन कह रहा था आपको ये सब? ये जो है हमारे जो माशी टीम थी बता रही थी कि जी आपने जो है आईएमएफ की एंडोर्समेंट ज़रूरी है हमारे लिए। अभी भी आपको आईएमएफ के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली हम उनके साथ एक एग्रीमेंट में चल ये रहे हैं। इंपॉर्टेंट आपने क्लैरिफिकेशन की है कि इस दफा हम उस तरह से वक्त वेस्ट नहीं करेंगे, स्ट्रेट यू विल गो टू वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट, वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। सो क्लैरिटी आ गई पिछली दफा की निस्बत। मोहम्मद जुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज तरीक इंसाफ ने वाइट पेपर जारी किया, जिससे नजर आ रहा है कि हुकूमत के 8 माह में महंगाई 45% बढ़ गई है, जबकि मुल्क के डिफॉल्ट का खतरा 5% से 90% पर चला गया है। आप लोग तो तजर्बाकार टीम थे, आपसे हम बेहतरी की उम्मीद रखते थे, तो फिर ये हुआ क्या कि आज महंगाई बेकाबू है, डिफॉल्ट के खदशात हैं? एक तो आई डोंट नो पीटीआई के पास क्यों एग्जेजरेट करने की जरूरत पड़ती है। एक तो आज अगर उन्होंने कहा ये 5, आई वाज ट्रैवलिंग तो मैंने पूरा फॉलो नहीं किया था, 5 से 90% हो गया। वो था जब वो ये दिसंबर की फर्स्ट वीक में जो $1 बिलियन का जो बॉन्ड था, सुकूक बॉन्ड, वो मैच्योर हो रहा था। तो उससे पहले एक ये था कि जी उसका जो डिफॉल्ट का रिस्क है वो बढ़ गया है, बट टुडे तो वो है ही नहीं। देयर इज नो रीपेमेंट। अब तो 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में हमें बॉन्ड की रीपेमेंट करनी है। दूसरी बात यह है कि महंगाई 45% कब बढ़ गई है। मतलब अगर तो नंबर्स दे के मैं इनकी जगह होता तो मैं नंबर सही दे के अपनी बात को आगे लेके जाऊंगा ना। अगर आपने अपनी बात में वजन पैदा करना है तो 99% लोग जो समझते हैं इसको, जो तो नहीं समझते वो उनको तो पता ही नहीं 45% ज्यादा होती है या कम होती है। लेकिन जिनको समझ बूझ है वो तो यही क्वेश्चन करेंगे ना, भाई आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, 45% तो नहीं है महंगाई। मतलब महंगाई के 2 मेन इंडिकेटर्स होते हैं, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होता है जो हफ्ते के हफ्ते रिलीज होता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथली बेसिस पर होता है। वो अभी आया 25% है। 25% इज हाई, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। पहले तो मैं उनको वो थोड़ा सा वो करेक्ट करने की जरूरत थी ना कि वो नंबर्स आर मतलब
वे आउट, वो जिस तरह इमरान खान हर चीज को वो करते थे ना, चाहे वो कर्जों को बताना होता था, चाहे किसी और चीज के हवाले से, तो वो एक एस्पेक्ट, और ये तो अगर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है तो बहुत ही अजीब सी बात है, बट महंगाई बिल्कुल है, और उसकी जो रीजन है ना फरिया, वो बड़ी सिंपल सी है, और ये अगर कोई शौकत तरीन या कोई भी उसको डिनाई कर दे, देखिए एक IMF प्रोग्राम था जो चल रहा था, PTI की हुकूमत ने ही लिया था, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सख्त थी या क्या थी, बट वो जो प्रोग्राम था उसके तहत हमें बहुत सी चीजें इम्प्लीमेंट करनी थी, ऑन गोइंग थी। जिस तरह उन्होंने 2 स्टेट बैंक का जो बिल था, आपको याद होगा कि वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, उनको भी पता था कि ये इससे ऑटोनॉमी जो है स्टेट बैंक को मिलेगी और हुकूमत का कंट्रोल स्टेट बैंक पर बहुत हद तक कम हो जाएगा, नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो IMF के दबाव में आके ही उन्होंने किया था। इसी तरह से 2-3 और चीजें की थी। अब फरवरी में ये हुआ, बड़ा सिंपल सा है, अगर इफ यू जस्ट गिव मी 1 मिनट, फरवरी में आपको पता है कि 3rd वीक फरवरी में यूक्रेन रशिया की जंग शुरू हो गई। बच्चे को भी पता था, जो इकोनॉमी नहीं भी जानता उसको भी समझ थी ये कि आने वाले हफ्तों और महीनों में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस एज अ रिजल्ट ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर बढ़ेंगी, सबको पता था, कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना शौकत तरीन ना कोई और डिनाई कर सकता है। इन्होंने 28 फरवरी को जो एंड ऑफ द मंथ को एक ओगरा आपको पेश करता है कि जी आपने कितना पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, कम करनी है, उन्होंने कहा कि जी आपको इतनी बढ़ाने पड़ेगी। ठीक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको याद होगा 28 फरवरी को 10 रुपए कम कर दी, और सिर्फ ना सिर्फ कम की, इन्होंने साथ में ये कमिटमेंट किया कि जून के आखिर तक जी यही कीमत रहेगी, विच वाज एब्सर्ड। आप खुद बताते हैं कि आप IMF प्रोग्राम में हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैं कम कर रहा हूँ, और सिर्फ कम नहीं कर रहा, 4 महीने तक फिक्स भी रख रहा हूँ। आपको कैसे पता था कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस क्या होंगी? शौकत तरीन हमेशा कहते हैं कि हमने बंदोबस्त कर लिया था इधर उधर, आपको तो ये पता ही नहीं था कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कहाँ जाएंगी, तो आपने कैसे बंदोबस्त कर लिया था? तो जब हम आए तो ये बिल्कुल क्लियर था कि IMF प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो आपके पास IMF प्रोग्राम के लिए जाना था, उनकी कंडीशंस थी जो ऑलरेडी एग्रीड थी, जो कि मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने क्यों की थी सख्त कंडीशन। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की है जुबैर साहब। इससे एक बड़ा अहम सवाल मैंने आपसे पूछना है, पर आई ब्रिंग द सेम क्वेश्चन टू जनरल साहब फर्स्ट, देन आई कम टू यू। जनरल साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है जुबैर साहब ने, और बात ही ये है कि जब हम IMF में हैं तो मैन्यूवरिंग की तो जगह हमारे पास है ही नहीं। कोई भी हुकूमत हो, चाहे PTI हो, चाहे ये वाली हुकूमत हो, अभी हमने देख लिया इसहाक डार साहब ने टफ निगोसिएशंस का कहा था, लेकिन उसका कोई ऐसा खातिर ख्वाह नतीजा अभी तक नहीं निकला है। तो फिर बीच में टेक्नोक्रेट्स की बात होना शुरू हो गई। अगर आपने IMF में ही रहना है तो फिर हम इकोनॉमी पर एक दूसरे को क्यों ब्लेम करते हैं? अभी खुद जुबैर साहब ने ये बात कही कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, हमारे पास तो रूम बड़ा कम था उसमें मैन्यूवर करने के लिए। जी देखिए, जब ये इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम की, जो जुबैर साहब बात कर रहे थे, उस वक्त रजीम चेंज का किस्सा नहीं था, और कीमत कम करती है, उससे जितनी शॉर्टफॉल उसको हो रही है फंड्स की, उसको पूरा करना उसकी जिम्मेदारी थी। और अगर वो ये कहते हैं कि हमारे पास इंतजाम था, हमने ये किया हुआ था, तो लाजमन उन्होंने हुकूमत चलानी थी और उन्होंने किया होगा। हम एक तरफ तो हुकूमत बदल दी और रोना रो रहे हैं बाद में कि जी वो ये इन्होंने कीमत कम कर दी थी। जिन्होंने कम कर दी थी, अगर वो हुकूमत चलाते रहते तो वो जिम्मेदार थे उसके, वो खुद ही कोई ना कोई इंतजाम करते। और जो जहां तक वो कह रहे हैं कि हमने किया था, तो लाजमन उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा, जो उन्होंने IMF के साथ बातचीत करने के बाद भी ये काम किया कि अपनी कीमत कम की। तो मेरा ख्याल है कि खराबी सारी ये हुई है कि ये जब हुकूमत आई है तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि इमरान खान को हटाना है, क्योंकि वो करप्शन के केसेस के पीछे लगा हुआ था। उसके हट जाने के बाद गालिबन सबका ख्याल यही था कि इलेक्शन वगैरह करा दिए जाएंगे, लेकिन फिर इनको कुछ समझ आई कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं, हमें शायद दोबारा मौका ना मिले और इसको खींच। तो फिर चीजें तो बिगड़ती गई ना, चीजें बिगड़नी थी और वो बिगड़ती गई। अगर ये उसी वक्त इलेक्शन करवा देते तो मसला हल हो जाता, ये किस्सा इनके गले पड़ता ही नहीं। राइट। अब एक तरफ तो आप लेके चल भी पड़े, इलेक्शन भी नहीं करा रहे, अब इल्जाम भी आप पीछे थोप रहे हैं, तो वो तो मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। मुझे इफ्तिखार साहब के पास आना 1 मिनट अगर मुझे दीजिए, मैं ये जरूर पूछना चाहती हूँ। जुबैर साहब, जो आप बात कर रहे थे ये बड़ी अहम है
سو پھر اب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پریشر ڈالا گیا عمران خان صاحب کی حکومت پر, ان کو ڈیسیجن لینا پڑا, پریشر آپ لوگ ڈال رہے تھے, لانگ مارچ آپ کہے تھے مہنگائی کے خلاف, جس کا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا ڈیسیجن لینا پڑا جس کے نتائج سیکھ لیا. دوسری گورنمنٹ آئی ہے, وہ بھی وہ ڈیسیجنز نہیں لے سکتی ہے. تو پھر یہ مان لیں کہ یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں خان صاحب کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکانومی خراب ہوئی ہے پاکستان کی. دیکھیں وہ تو آیا, لیکن جو سب سے زیادہ آیا ہے, اور جو میں یہ بھی کنسیڈ کرتا ہوں ٹو بی فیئر ود دیم کہ فیبری کے 3rd ویک میں 2nd ویک میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا شروع ہو گیا تھا. اور آپ کو یاد ہے فواد چودھری وغیرہ بار بار چیلنج کرتے تھے کہ جی آپ لاتے کیوں نہیں. عمران خان نے اس سے پہلے ایکچوئل ٹیبل کرنے سے پہلے انہوں نے شور مچایا. سو وہ جب بھی حکومت, کوئی بھی حکومت ہوتی ہے, وہ اس کے اوپر جب اس قسم کے پریشر آتا ہے تو وہ عوامی چیزیں کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جی پیٹرول سستا کر دیا, کہ جی عوامی دباؤ بڑھے گا. یہ کرتی ہیں حکومتیں, اور عمران خان صاحب نے بھی وہی کیا. اس کی وجہ سے اگر وہ شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ بات کر رہے تھے تو یہ شاید پیٹرول کی پرائسز کم نہ کرتے بلکہ بڑھاتے, جو کہ بڑھانا لازوال تھا, ناگزیر تھا. تو بیسکلی جو پوائنٹ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ پی ٹی ایم کو یا پی ایم ایل این کو کہ دیکھیں جی آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر نہ کرتے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہ آتی. بالکل صحیح بات ہے, بٹ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پارلیمنٹری سسٹم میں ہمارے پاس 172 سے زیادہ ووٹ ہو جائیں تو ہم بیٹھے رہیں. کیونکہ عمران خان اتنا اسٹرانگ ریئیکشن کرے گا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, تو اس لیے ہم اور پاکستان کی اکانومی پر دباؤ آئے گا, اس لیے ہم نہیں کرتے ووٹ آف نو کانفیڈنس. ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے,